क्या होगा अगर कैंग द कॉन्करर, घोस्ट राइडर और डार्क साइड के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? एमसीयू का नया मल्टीवर्स लेवल थ्रेट कैंग द कॉन्करर, डेमन फ्रॉम एटलांटिस और घोस्ट राइडर या डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर विलन डार्क साइड। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इससे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो कैंग, घोस्ट राइडर और डार्क साइड तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कैंग वर्सेस डार्क साइड की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें कैंग की, तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसका नाम नथानियल रिचर्ड है और उसकी स्टोरी शुरू होती है आज से लगभग 900 साल बाद फ्यूचर में। तो कैंग की स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें टाइमलाइन, टाइम ट्रेवल, मल्टीपल कैंग, कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स और कैंग काउंसिल जैसी बहुत सारी चीजें हैं। तो कैंग 13वीं सेंचुरी में पैदा हुआ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसका असली नाम नथानियल रिचर्ड्स है और जैसा कि तुम्हें नाम से ही पता लग रहा होगा ये फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स की फैमिली को बिलोंग करता है, जो कि अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है क्योंकि कॉमिक्स से बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जिससे पता लगता है कि ये शायद डॉक्टर डूम से रिलेटेड है, जो कि अभी तक क्लियर नहीं है। और खुद कैन को भी ये पता नहीं होता कि एक्चुअल में उसके एंसेस्टर्स कौन है, जिसके बाद वो अपने पास्ट और रिचर्ड टाइटल पे रिसर्च करना शुरू करता है और उसे पता लगता है अर्थ 616 के फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम के बारे में। और इसी दौरान उसे अपने पूर्वजों की एक टाइम मशीन भी मिलती है और वो अपने सभी सवालों का जवाब जानने के लिए पास्ट में जाने का डिसीजन लेता है और गलती से पहुंच जाता है एंशिएंट इजिप्ट में। और फिर वो वहां से वापस आने अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता लगाने के बजाय वहीं पर रहने का डिसीजन लेता है और वहीं पे अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके पूरे इजिप्ट को कैप्चर करके वहां का फैरो बन जाता है, जो कि वहां के लोगों के लिए गॉड की तरह था क्योंकि वो फ्यूचर से आया था और बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में जानता था जिसे उस टाइम के लोग सोच भी नहीं सकते थे। और वो पास्ट के सभी इवेंट्स, टाइमलाइन और आगे क्या होने वाला है सब कुछ जानता था। और नथानियल रिचर्ड्स वहां पे आराम से रह रहा था जब तक फैंटास्टिक फोर की टीम वहां पे नहीं आ जाती टाइमलाइन को सेव करने के लिए। और क्योंकि नथानियल के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं थी इसलिए वो फैंटास्टिक फोर की टीम से बहुत ही आसानी से हार जाता है। और ये बात याद रखना कि वो अभी तक कैंग द कॉन्करर नहीं बना है और ना ही उसके पास अपना कोई फ्यूचर का अटैक और फ्यूचर की वेपन्स है, जिसके बाद नथानियल अपनी टाइम मशीन में बैठकर 13वीं सेंचुरी में जाने की ट्राई करता है। पर क्योंकि ये टाइम मशीन उतनी भी परफेक्ट नहीं थी और बहुत ही पुरानी थी इसलिए वो गलती से पहुंच जाता है करंट टाइमलाइन में जहाँ पे एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम थे, जिसके बाद वो डॉक्टर डूम के साथ मिलकर अर्थ को कॉन्कर करने का प्लान बनाता है। बट स्टिल क्योंकि नथानियल के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, ना ही उसके पास अभी तक उसका फ्यूचर का कोई अटैक है और ना ही अभी तक वो कैंग द कॉन्करर बना है, वो एवेंजर से बहुत बुरी तरह से हारता है। एंड देन अगेन फिर से एक शर्मनाक हार के बाद नथानियल फिर से अपने टाइम मशीन में बैठकर अपने 13वीं सेंचुरी में जाने की ट्राई करता है। बट स्टिल उसकी टाइम मशीन उतनी परफेक्ट नहीं है और पता नहीं क्या ही है, वो फिर से टाइम स्टोन के चलते हमारे टाइम से 2000 साल आगे और अपने टाइम से 1000 साल आगे पहुंच जाता है 14वीं सेंचुरी में। और जब वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि सभी मशीनों और ह्यूमंस के बीच में वॉर चली हुई है और पूरी ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली है। क्योंकि ये मशीन उनके टाइम की नहीं थी बल्कि पास्ट की थी, इसलिए 14वीं सेंचुरी में किसी को भी ये पता नहीं था कि इन मशीनों को कैसे यूज करना है। और क्योंकि नथानियल पास्ट से आया था और ये सभी मशीन्स उसी के टाइम की थी इसलिए वो इन सभी मशीन्स को यूज करना जानता था और वो इन सभी मशीन्स को बंद करके वॉर को रोकने के बजाय इन मशीन्स का यूज करके खुद को अपग्रेड करता है, अपने लिए एक आर्मर बनाता है और 14वीं सेंचुरी की पूरी अर्थ को ही कॉन्कर कर लेता है, जिसके बाद वो अपने लिए एक नई आइडेंटिटी लेता है और नथानियल रिचर्ड्स से बन जाता है कैंग द कॉन्करर। पर वो यहीं पे नहीं रुकता बल्कि अपने टैक और टाइम ट्रैवल का यूज करके वो उस टाइम की पूरी गैलेक्सी को कॉन्कर कर लेता है। और इसके बाद की कैंग की स्टोरी में इतना ज्यादा टाइम ट्रैवल है कि उसे मास्टर ऑफ टाइम भी कहा जाता है और इन सब टाइम ट्रैवल की वजह से उसके बहुत सारे वेरिएंट्स भी हैं। और अगर किसी फाइट में कैंग हारने वाला होता है तो वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चला जाता है और अपने पास्ट वाले वेरिएंट को बताता है कि कैसे वो इस फाइट को हारने वाला था और क्या करके वो इस फाइट को फ्यूचर में जीत सकता है। इसके अलावा मल्टीवर्स में काउंसिल ऑफ कैंग भी है जिसमें मल्टीवर्स के सभी कैंग है और वहीं पर है एक सुप्रीम कैंग जिसका मेन मोटिव सभी टाइम के सभी यूनिवर्सेस को कॉन्कर करना है। बात करें कैंग के पावर्स की तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है और वो बस जीनियस लेवल इंटेलिजेंट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर है। और कैंग की सबसे बड़ी वेपन और पावर है उसका टाइम ट्रैवल और उसका आर्मर, जो कि उसे सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और टाइम ट्रैवल जैसी एबिलिटीज देता है। और उसने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपने कुछ क्लोन्स भी बना के रखे हैं जो कि फिलहाल तो अनकॉन्शियस है, पर मल्टीवर्स के अगर किसी भी सिनेरियो में कैंग मरने वाला होता है तो उसके आर्मर के अंदर की एक डिवाइस उसकी कॉन्शियसनेस को उन क्लोन्स में शिफ्ट कर देती है, जो कि किसी दूसरी टाइमलाइन में सेफ लोकेशन पे होते हैं। और ये एबिलिटी कैंग को ऑलमोस्ट इमॉर्टल बना देती है। तो ये थी कैंग की पावर्स। और कैंग की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं डार्क साइड की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डार्क साइड कितना
पावरफुल है। बात करें डार्कसाइड की तो डार्कसाइड डीसी का मेन विलन है, वो भी पिछले कई सालों से, जो कि अर्थ को कॉन्कर करना चाहता है क्योंकि अर्थ पर एंटी मैटर है। डार्कसाइड बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसने हजारों प्लैनेट्स के लाखों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर किया है। बात करें डार्कसाइड की पावर्स की तो डार्कसाइड के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्टैमिना और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स हैं, जो कि जीनस लेवल इंटेलिजेंट है। और डार्कसाइड किसी भी चीज को टेलीकिनेसिस के थ्रू बगैर हाथ लगाए मूव भी कर सकता है। डार्कसाइड मैटर और एनर्जी को कुछ हद तक अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकता है और अपने एक ही अटैक से पूरे के पूरे प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और डार्कसाइड की सबसे पावरफुल और डेडली वेपन है उसकी आंखों से निकलने वाली ओमेगा बीम्स, जो कि किसी को भी इजीली किल कर सकती हैं, सुपरमैन और बैटमैन को छोड़कर। डार्कसाइड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है पर उसके पास ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वो ज्यादातर बार स्ट्रेटजीज बनाता है और किसी और को भी फाइट करने के लिए भेज देता है। और अगर किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में उसे फाइट करनी भी पड़े तो वो सिर्फ मेन कैरेक्टर्स के साथ ही फाइट करता है। और तुम डार्कसाइड की स्ट्रेंथ और टेरर का आइडिया ऐसी बात से लगा सकते हो कि जब वो पिछली बार धरती पर आया था तो गॉड्स, ह्यूमंस और एटलांटियंस को मिलकर उसका सामना करना पड़ा था और तब जाके वो बहुत ही मुश्किल से उसको हरा पाए थे। और अब डार्कसाइड की पावर्स और भी कई गुना तक बढ़ चुकी हैं। तो ये थी डार्कसाइड की पावर्स। और डार्कसाइड और कैंग की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो कैंग बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है पर वो फ्यूचर से वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है और वो फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपने फ्यूचर के एडवांस टैक और एडवांस वेपन्स पर दूसरी तरफ डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर विलन डार्कसाइड है, जो कि एक चलता फिरता पावर हाउस है। कैंग अपने फ्यूचर के एडवांस टैक और फ्यूचर के एडवांस डेडली वेपन से डार्कसाइड पर अटैक करेगा, पर डार्कसाइड बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और इवन बड़े से बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए कैंग की किसी भी वेपन का डार्कसाइड पर कोई भी असर नहीं होगा। कैंग के पास उसकी फ्यूचर के एडवांस वेपन्स तो हैं, पर डार्कसाइड के आगे वो सिर्फ कुछ खिलौने होंगे। और डार्कसाइड अपनी ओमेगा बीम से एक ही सेकंड में कैंग के सूट और खुद कैंग को एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकता है। डार्कसाइड की आंखों से निकलने वाली ओमेगा बीम्स इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो इमॉर्टल बीइंग्स को भी किल कर सकती हैं, इसलिए वो कैंग के आर्मर के थ्रू जाकर एक ही सेकंड में कैंग को इजीली मार सकती हैं। हालांकि कैंग इसे नहीं मरेगा और कैंग जैसे ही मरने वाला होगा उसका आर्मर उसकी कॉन्शियसनेस को उसकी दूसरी क्लोन बॉडी में शिफ्ट कर देगा, पर फिर भी मार्वल का मल्टीवर्स लेवल थ्रेट डार्कसाइड के आगे 10 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। और डार्कसाइड कैंग को मल्टीवर्स से तो नहीं पर एटलीस्ट अपने यूनिवर्स से इरेज कर देगा। और वैसे भी जो एंटमैन 3 में एंटमैन से आने वाला है उसको तुम डार्कसाइड से क्या ही कंपेयर करोगे। हाँ, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कैंग टाइम ट्रैवल कर पास में जाए और डार्कसाइड को पैदा होते ही मार दे, पर अगर वो ऐसा करता है तो डार्कसाइड कभी बड़ा ही नहीं होगा और ना ही वो बड़ा होकर कैंग के साथ फाइट करेगा। और अगर कैंग ऐसा नहीं करता और फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में कैंग और डार्कसाइड के बीच में फाइट होती है तो डार्कसाइड इस फाइट को इजीली जीत लेगा। इन दी एंड कैंग ना ही डार्कसाइड को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि डार्कसाइड कैंग को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है, इसलिए डार्कसाइड इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा डार्कसाइड। तो बात करते हैं कैंग वर्सेस घोस्ट राइडर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें घोस्ट राइडर की तो घोस्ट राइडर एक एंटी हीरो है जिसका सर और पूरी बॉडी हेल फायर से जलती रहती है। घोस्ट राइडर को उसकी पावर्स मिलती हैं ह्यूमन बॉडी और ज़ेराथोस के कॉम्बिनेशन से, जो कि एक डिमोनिक सोल है जिसे लूसीफर ने हेल से निकाल दिया था क्योंकि वो वहां पे सभी बुरी सोल्स को अब्सॉर्ब कर अपनी पावर्स को बढ़ा रहा था, जिससे लूसीफर अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। घोस्ट राइडर कितना ज्यादा पावरफुल है इसका आइडिया आप इस बात से लगा सकते हो कि खुद हेल का राजा लूसीफर उस पर अपनी मैजिकल पावर से नजर रखता है, क्योंकि लूसीफर का मानना है कि घोस्ट राइडर ने अगर गलती से अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो वो एक अल्टीमेट किलिंग मशीन बन जाएगा और कुछ ही घंटों में पूरी ह्यूमैनिटी को अर्थ पर से खत्म कर देगा। और लूसीफर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि ऐसा होने पर हेल और हेवन का कॉम्बिनेशन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और चीजों को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की तो घोस्ट राइडर के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, इंस्टेंट हीलिंग और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। इसके अलावा घोस्ट राइडर सिर्फ किसी की आंखों में देखकर उसकी सोल को अब्सॉर्ब हेल में ट्रैप या डिस्ट्रॉय कर सकता है, या किसी को सिर्फ देखकर उसकी पूरी बॉडी को हेल फायर से जला सकता है। इसके अलावा घोस्ट राइडर के पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स भी हैं जिनका सिर्फ टच होती है वो सामने वाले की सोल को अब्सॉर्ब कर सकता है और उसकी बॉडी को हेल फायर से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है और अपना इवन पूरा सिर्फ हट जाने के बाद भी उसे दोबारा से रीग्रो कर सकता है, पर अगर समाव कोई उसके होस्ट को उसकी नॉर्मल फॉर्म में मार भी देता है फिर भी घोस्ट राइडर नहीं मरेगा, बल्कि उसकी फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई और घोस्ट राइडर बन जाएगा मेफिस्टो के कर्स की वजह से। तो ये थी घोस्ट राइडर की पावर
पावर्स और घोस्ट राइडर और कैंग की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो कैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जो कि एमसीयू का नया सुपर विलन और मल्टीवर्स लेवल थ्रेट है, पर दूसरी तरफ घोस्ट राइडर है जिसका सर और पूरी बॉडी हेल फायर से जलती रहती है। कैंग फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपने अटैक और फ्यूचर के एडवांस वेपन पर घोस्ट राइडर पर उसका कोई भी असर नहीं होगा क्योंकि घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है और वैसे भी जिसका सर और पूरी बॉडी हेल फायर से जल ही रही है तुम उसका क्या ही कर लोगे। कैंग टाइम ट्रैवल करके पास में जाकर घोस्ट राइडर को बचपन में मारने की कोशिश कर सकता है, पर घोस्ट राइडर का पावर सोर्स ज़ेराथोस है जो कि एक डिमोनिक सोल है और वो मरकर हेल से ही आई है, इसलिए वो उसे दोबारा से नहीं मार सकता। और अगर कैंग घोस्ट राइडर के होस्ट डॉनी ब्लेज को मारने की कोशिश करता है तो वो उसे इजीली मार सकता है, पर इससे घोस्ट राइडर नहीं मरेगा बल्कि डॉनी ब्लेज की फैमिली और फ्रेंड्स में से कोई और घोस्ट राइडर बन जाएगा मेफिस्टो के कर्ज की वजह से। कैंग के पास एडवांस वेपन और अटैक है, पर उसका अटैक उसे हेल और हेवन के बारे में नहीं बताता और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन देता है। और इवन अगर कैंग दी कॉन्करर अटैक करके घोस्ट राइडर के सर या पूरी की पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है फिर भी घोस्ट राइडर नहीं मरेगा बल्कि वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा और ऐसे फाइट करता रहेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ घोस्ट राइडर के पास हेल फायर है और वो अपनी हेल फायर का यूज करके थॉर के म्योनिर तक को मेल्ट कर चुका है, इसलिए कैंग की कोई भी वेपन घोस्ट राइडर तक पहुंचने से पहले ही मेल्ट हो जाएगी। और घोस्ट राइडर अपनी इस हेल फायर का यूज करके कैंग की वेपन्स, कैंग के आर्मर और खुद कैंग तक को एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकता है। इसके अलावा घोस्ट राइडर के पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स भी हैं जिनके सिर्फ टच होते हुए वो कैंग की सोल और बॉडी को डिस्ट्रॉय, हेल में ट्रैप या अब्सॉर्ब भी कर सकता है। और अगर फाइट के बीच में कैंग गलती से भी घोस्ट राइडर की आंखों में देख लेता है तो घोस्ट राइडर बगैर अपनी जगह से हिले पैनिक स्टेयर्स के थ्रू एक ही सेकंड में कैंग की सोल को अब्सॉर्ब या डिस्ट्रॉय कर सकता है। हालांकि कैंग इससे नहीं मरेगा और कैंग का आर्मर उसकी कॉन्शियसनेस को उसके दूसरे क्लोन में शिफ्ट कर देगा, पर फिर भी ये मल्टीवर्स लेवल थ्रेट घोस्ट राइडर के सामने 10 मिनट भी नहीं टिक पाएगा और ये फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। और वैसे भी जो एंटमैन 3 में एंटमैन से आने वाला है उसको तुम घोस्ट राइडर से क्या ही कंपेयर करोगे। और इवन कॉमिक्स में भी कई बार घोस्ट राइडर और कैंग के बीच में फाइट हो चुकी है जिसमें हर बार घोस्ट राइडर ने इस फाइट को फाइट तक कंसीडर नहीं किया है और कैंग घोस्ट राइडर से बहुत बुरे तरीके से हारा। इन दी एंड कैंग ना ही घोस्ट राइडर को हरा सकता है ना ही उसे मार सकता है, जबकि घोस्ट राइडर कैंग को मार भी सकता है और हरा भी सकता है, इसलिए घोस्ट राइडर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा घोस्ट राइडर। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।